नमस्कार साथियों, एसएल क्लासेस स्टडी पॉइंट में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, आज की क्लास के अंदर अपन वही पशु परिचर के साथ में 9th क्लास के टॉपिक्स के ऊपर अपन चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। और अपने लास्ट टॉपिक पढ़ा था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और परमाणु के बारे में अपन बात कर रहे थे, परमाणु के बारे में पढ़ रहे थे। अपना टॉपिक चल रहा था, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हो चुका है। आज अपन सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो क्या का प्लांक ने और क्या है इसका क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत अच्छा टॉपिक है और एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन इसके अंदर से पूछे जाता है। मतलब बहुत बढ़िया टॉपिक है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक के अनुसार किसी वस्तु से प्रकाश और ऊष्मा, किसी भी कोई भी वस्तु है उससे प्रकाश और ऊष्मा जैसे कोई विकिरण है, उस विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन करके अथवा अवशोषण उसका क्या होता है, सतत रूप से होता है। मतलब उसके अंदर जो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, किसी भी कोई भी मतलब ऐसे पथ होता है या कोई भी रास्ता होता है, उसके अंदर ऊष्मा का सतत रूप से मतलब बहाव कह सकते हो या फिर अवशोषण कह सकते हो। वो क्या होता है उसका क्या होता है, सतत नहीं होता है। क्या होता है, सतत नहीं होता। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर जो ऊष्मा होती है या ऊर्जा होती है, उसके जो विकिरण होती है ऊष्मा और ऊर्जा में, उसका जो विकास होता है या उसका जो मतलब एक स्तर होता है, अवशोषण की मात्रा होती है, वो छोटे छोटे पैकेजों के रूप में क्या होते हैं, असतत रूप से चलते हैं, असतत रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो देखो क्या कहा, प्लांक के अनुसार या इस नियम के अनुसार यहां से मैं लिख लूं, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी वस्तु से प्रकाश और किसी वस्तु से प्रकाश और किसी भी वस्तु से प्रकाश और आगे मैं कहूं ऊष्मा जैसे विकिरण के रूप में सतत नहीं होती है, बल्कि छोटे छोटे असतत पैकेटों के रूप में या पैकेट्स के रूप में चलती है। इसने कहा, प्लांक ने क्या कहा, प्लांक ने यह कहा कि जैसे कोई किसी भी पथ में, किसी भी रास्ते में ऊष्मा या फिर प्रकाश की जो विकिरण होती है, उनका जो अवशोषण होता है वो सतत रूप से नहीं होता। इसके रूप में सतत रूप से नहीं होता। कैसे होता है, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में परिवर्तित होता है। मतलब जैसे कोई प्रकाश किरणें इसके अंदर से जा रही है, विकिरणें जा रही है, वो एकदम स्तर के रूप में, एक सतत मार्ग के रूप में नहीं होता, एक सतत मार्ग के नहीं होता, बल्कि असतत रूप से छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है। इन छोटे छोटे पैकेटों को क्या नाम कहा गया, इन छोटे छोटे पैकेट्स को
क्वांटम का, क्या कहा, क्वांटम, क्या नाम दिया इसने, क्वांटम नाम दिया। मतलब कि इस नियम के अनुसार ये बात है कि किसी भी वस्तु से प्रकाश और ऊष्मा जैसे विकिरणों के रूप में एक सतत तो नहीं होती, विकिरणों के रूप में सतत रूप से नहीं चलती। वो चलती कैसे है, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलती है। किसके रूप में चलती है, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलती है। और इन छोटे छोटे पैकेट्स का नाम क्या दिया उसने, क्वांटम नाम दिया। क्या नाम दिया, क्वांटम नाम दिया। और इसको ही प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। इसको प्लांक का क्वांटम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। एक मिनट इसको बता देता, ठीक है। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत भी कहते हैं इसको, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। यहां से प्रश्न बनता है बेटा, क्वांटम सिद्धांत इसको कहा जाता है, ठीक है। मतलब इसकी स्थिति होगी वो छोटे छोटे प्रकाश की जो स्थिति होगी, विकिरण होगी, वो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में नहीं होगी। कैसे होगी, कैसे होगी, एक विस्तृत रूप से, एक सतत रूप से, असतत रूप से छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होगी। सॉरी, असतत रूप से छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होगी और सतत रूप से उसकी विकिरण नहीं चलेगी, एक विस्तृत रूप से नहीं चलेगी। आगे देखो, इसने एक क्वांटम जो होता है, एक क्वांटम को ऊर्जा को निम्न रूप में व्यक्त किया है। ऊर्जा होती है, इसने इस रूप में व्यक्त किया, E बराबर एच वी। E बराबर एच वी। एच है, एच को क्या कहा, एच बराबर होता है प्लांक स्थिरांक। एच का नाम क्या दिया, प्लांक स्थिरांक। एच को क्या नाम से प्रदर्शित किया, प्लांक स्थिरांक। और जो E होता है इसको आप कह सकते हैं प्लांक ऊर्जा, जो एनर्जी होती है उस एनर्जी का नाम दिया। E क्या का, प्लांक ऊर्जा। और H होती है वो क्या होती है, प्लांक स्थिरांक से प्रदर्शित किया H को। और V होता है V होता है, वो होता है विकिरण की कंपित विकिरण की कंपित ऊर्जा, ठीक है। विकिरण की कंपित ऊर्जा कह सकते हो, या फिर विकिरण की कंपित, एक मिनट, आकृति कहते, कंपित आकृति, कंपित ऊर्जा कह सकते हैं, या विकिरण की कंपित आकृति भी कह सकते हैं। मतलब देखो, E बराबर क्या का, एच वी। H होता है प्लांक स्थिरांक, E होता है प्लांक ऊर्जा, और V होता है विकिरण की कंपित आकृति। तो ये प्लांक का नियम है। इसके अंदर से प्रश्न बन सकता है, यहां से ऐसा पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से प्लांक जो पशु परिचर के हिसाब से अगर कहें, या फिर आप 9th क्लास के हिसाब से कहें, तो सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्लांक क्वांटम का प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या होता है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। या फिर आपके इसके अंदर पशु परिसर के अंदर ये पूछा जा सकता है कि ऐसे 3-4 ऑप्शन दे देंगे और उसके अंदर से एक ऑप्शन अपना ही होगा, बाकी अलग अलग ऑप्शन देकर ऐसा पूछा जा सकता है कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है, ठीक है, निम्न में से। तो ये उसके अंदर से ऐसा छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है। और 9th क्लास के अंदर ये बड़ी रामायण इसके अंदर पूछी जा सकती है। तो ये छोटी सी इसके अंदर प्लांक का सिद्धांत था, ठीक है। चलो लिख लो। उसके बाद में देखना, प्लांक के बाद में ये ही परमाणु से रिलेटेड है। प्लांक ने क्या कहा कि कुछ जैसे सोने की पन्नी दिया था, अपन आगे पढ़ेंगे उसका, आगे अपन पढ़ेंगे इसके बारे में मतलब किस तरीके से। देखो, कोई ऐसे जैसे प्लांक ने अपने स्तर पर प्लांक ने कहा कि कोई जैसे वस्तु है, उस वस्तु के अंदर से प्रकाश की किरणों को या ऊष्मा की ऊर्जा की किरणों को गुजारना होता है। उसको गुजारने के लिए कोई सतत स्तर की आवश्यकता होती है, सतत स्तर की आवश्यकता होती है। पर प्लांक ने कहा कि इनको गुजारने के लिए किसी भी सतत स्तर की आवश्यकता नहीं होती। ये प्रकाश की किरणें होती है, सतत रूप से नहीं, असतत रूप से छोटे छोटे पैकेटों के रूप में क्या होती है, चलती है, छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलती है। तो ये प्लांक का नियम है,
इसको पढ़ लेना। आगे देखना, अगला अपना टॉपिक आता है, वो आता है बोर का सिद्धांत। देखो ये छोटी छोटी चीजें यही आपको पूछेगा एग्जाम में। बोर का सिद्धांत, निल्स बोर का परमाणु मॉडल आपने सुना होगा, वही है बोर का परमाणु मॉडल कह दो या बोर का सिद्धांत कह दो। रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रम के रूप में सुझाव देने के लिए निल्स बोर ने अपने मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे बोर का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। मतलब ये जो क्वांटम सिद्धांत दिया था इसने, इसके आधार पर निल्स बोर ने भी अपने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, परमाणु एक क्षेत्र प्रस्तुत किया और उसके अनुसार इसने क्या कहा, निल्स बोर ने क्या कहा, इसको आप निल्स बोर का सिद्धांत कह सकते हो या निल्स बोर का परमाणु मॉडल भी कह सकते हो, ऐसा भी कह सकते हो। निल्स बोर का परमाणु मॉडल, निल्स बोर का परमाणु मॉडल इसने निल्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल के अंदर ये जो सारी चीजें थी, प्लांक सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, किसके अनुसार, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार इसने निल्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार इसने निल्स बोर ने रदरफोर्ड की कमियों को निकालते हुए रदरफोर्ड की सिद्धांत की कमियों से मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, निल्स बोर के रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था आपने पढ़ा पिछली क्लास के अंदर, उसके अंदर कमियां निकालकर इसने क्या किया, अपना मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, और इसके अंदर इसने कहा कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन अनिश्चित कक्षाओं में परिभ्रमण नहीं करते, बल्कि वे कुछ विशेष अनुमेय कक्षाओं में ही परिभ्रमण करते हैं। मतलब इसने कैसा, ये पहली बात क्या कही इसने, पहली बात इसने ये कही, जो परमाणु होते हैं, परमाणु, पहली बात इसने ऐसी की, परमाणु नाभिक में अनिश्चित तरीके से, अपनी भाषा में लिख दो, अनिश्चित तरीके से भ्रमण नहीं करते, बल्कि एक निश्चित क्लास में, एक निश्चित कक्षा में, एक निश्चित कक्षा में परमाणु भ्रमण एक निश्चित कक्षा के अंदर, एक निश्चित क्लास के अंदर परमाणु क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं। मतलब एक उसका परमाणु का चक्र होता है और निश्चित कक्षा के अंदर होता है। क्या कहा, एक निश्चित कक्षा के अंदर परमाणु का भ्रमण होता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी स्थित कक्षा में, एक मिनट, परमाणु नाभिक अनिश्चित तरीके से भ्रमण नहीं करते, नाभिक में इलेक्ट्रॉन, परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन, थोड़ी लैंग्वेज सेंस कर देना, परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन अनिश्चित तरीके से भ्रमण नहीं करते, बल्कि एक निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन, परमाणु की जगह कर दो इलेक्ट्रॉन, भ्रमण करते हैं। ठीक है, समझ लेना। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी स्थिर कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर परिभ्रमण करता है तो इस क्रिया में उससे ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। दूसरी बात क्या कही इसने, कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ
चारों तरफ कक्षा में परिभ्रमण करता है। परिभ्रमण का मतलब समझते हो, घूमता है या चक्कर लगाता है। परिभ्रमण करता है तो उसमें ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। ठीक है, निश्चित तरीके से उसके अंदर चक्कर लगाता है, किसी भी तरीके की ऊर्जा का ह्रास उसके अंदर नहीं होता है। मतलब एक निश्चित चक्कर के रूप में इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों तरफ घूमते रहेंगे तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई उसमें नुकसान नहीं होता। चलो इसका लिख लो। और बात यही है, नील्स बोर ने परमाणु मॉडल में प्रस्तुत किया, निश्चित रूप से परमाणु नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, फिर अपना आगे चर्चा। आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे देखो, इसके आगे देखना, कक्षा या फिर सेल। कक्षा कह दो या फिर सेल कह दो। इसमें क्या होता है, इसमें आप ये चीज सीधी चीज लिख लेना कि जो परमाणु होता है उसके अंदर जो कक्षा होती है जिसके अंदर मतलब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन उसके अंदर चक्कर लगाएंगे तो एक निश्चित रूप से परिभ्रमण से, चक्कर से ऊर्जा का निर्माण होगा। उससे ऊर्जा क्या करेगी, बनेगी। ऊर्जा को निश्चित रूप से उसके अंदर क्या होगा, संलग्न रहती है। इससे ऊर्जा के उससे संलग्न के माध्यम से ऊर्जा के स्तर का क्या होगा, ऊर्जा के स्तर का मतलब ऊर्जा का एक स्तर भी उसमें प्राप्त होगा या फिर ऊर्जा का स्तर उसके अंदर बनेगा। ठीक है, इन ऊर्जा के स्तरों के माध्यम से एक मतलब एक कहा जाता है ऊर्जा के स्तरों के माध्यम से स्पेक्ट्रोकोमी या फिर उसको कहते हैं स्कोपी जिसको कहा जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से उस कक्षाओं के अलग अलग नाम दिए होते हैं। अगला समझ में थोड़ी कुछ लैंग्वेज के अंदर मैनेज कर लेना। मतलब देखो, ये समझाने की कोशिश करता हूं आपको। जैसे देखो, ये रखना नहीं है, इसको कहते हैं नाभिक। क्या कहते हैं इसको, नाभिक। मैंने आपको पहले बताया। इसके चारों तरफ ये मैंने चक्र बनाया, इसको क्या कहते हैं, कक्ष कहते हैं या कक्षा कहते हैं। ये कक्षा कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सेल। इसके चारों तरफ कक्षा होती है, सेल होती है। अब देखो इसके अंदर ये है, इसे नाभिक कहते हैं। मैं लिख लेता हूं, इसको नाभिक कहते हैं। और ये जो इसके चारों तरफ बने हुए इसको कहते हैं कक्ष या फिर सेल, कक्षा। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों को क्या होता है, बहाव होता है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं ऐसे। ठीक है, अब एक नाम दिया मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा इन कक्षाओं का अलग अलग नाम दिया गया। क्या दिया गया, अलग अलग नाम। जैसे पहली कक्ष, पहला कक्ष, कक्ष को प्रदर्शित करता है स्मॉल एन से। ठीक है, n बराबर 1, n बराबर 1 मतलब पहला कक्ष। पहले कक्ष को का के, क्या नाम दिया पहले कक्षा, के। दूसरा है कक्ष, दूसरा कक्ष है तो n बराबर 2 और इसका नाम दिया के बाद में कौन आता है, l। तीसरा कक्ष है, इसको क्या दिया, n बराबर 3 और इसका नाम दिया l के बाद में m। ऐसे धीरे धीरे आप आगे क्लास से बढ़ाते जाएंगे तो के एल एम एन ओ पी, मतलब के एल एम एन, यहाँ 4 तक ही होता है। आप में आपको इतना ही पढ़ना है, इसके आगे होता है तो होता है मतलब होता है।
ठीक है, आपको इससे कोई लेन देन नहीं है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से इनका नाम क्या दिया गया, कक्ष नंबर 1 का नाम दिया गया के, दूसरे का नाम दिया गया एल और तीसरे का नाम दिया गया एन। ठीक, चलो जो मैंने चीज बोली है उसको आप लैंग्वेज लिख लो। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में परिभ्रमण करता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में परिभ्रमण करता है, निश्चित कक्षा में परिभ्रमण करता है, किसी निश्चित कक्षा में परिभ्रमण करता है, तो उसके साथ ऊर्जा की एक निश्चित, तो उसके साथ ऊर्जा की निश्चित मात्रा संलग्न रहती है। संलग्न का मतलब जुड़ती है। ऊर्जा की निश्चित मात्रा इसके साथ में संलग्न रहती है, मतलब संलग्न का मतलब जुड़ती है, इसलिए कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। इसलिए जो ये कक्षाएं होती है, इसलिए कक्षाएं होती है, इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, ऊर्जा स्तर भी इनको क्या कहा जाता है, ऊर्जा स्तर भी इनको कहा जाता है। मतलब इनके जैसे जैसे इनको इसके अंदर इलेक्ट्रॉन संकट लगाते हैं, इसको नाभिक को ऊर्जा मिलती जाएगी, परमाणु को ऊर्जा मिलती जाएगी। ठीक है, ये परमाणु क्या करती है बेटा, ठीक है, ये नाभिक है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन संकट लगाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे चक्कर लगेंगे, इनके अंदर परिभ्रमण करते रहेंगे इलेक्ट्रॉन, तो इनको क्या होते जाएगी, परमाणु को ऊर्जा मिलती जाएगी। इस कारण ही इन कक्षाओं की ऊर्जा स्तर को क्या कहा गया, ऊर्जा स्तर भी इनको कहा गया। इन कक्षाओं को स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रयुक्त होने वाले इन कक्षाओं को स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रयुक्त होने वाले स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रयुक्त होने वाले के एल एम एन ओ पी क्यू अक्षरों से निरूपित, अक्षरों से क्या करते हैं, निरूपित किया जाता है। ठीक है, लैंग्वेज समझ में आ गई होगी। मैंने आपको जो बातें बताई वही है। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षाओं में परिभ्रमण करता है तो उसकी ऊर्जा की निश्चित मात्रा संलग्न रहती है। ऊर्जा की निश्चित मात्रा क्या होती रहती है, उसके साथ में संलग्न रहती है, इसलिए कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी क्या कहा जाता है। इन कक्षाओं को स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रयुक्त होने वाले के एल एम एन ओ पी क्यू अक्षरों से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। इनके अंदर जो उपयुक्त होने वाले स्पेक्ट्रोस्कोपी में, मतलब जैसे कि उसके ऊर्जा स्तर में प्रयुक्त होने वाले जो अक्षर है उसके साथ में क्या किया जाता है, इनको निरूपित किया जाता है। इनका मतलब क्या होता है आपको नहीं जानना, आपको बस ये समझना है, बेसिक विज्ञान समझनी है कि क्या होती है, 10th लेवल की विज्ञान समझनी है कि होता क्या। हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। आपको लगता है कि हार्ड है पर ये बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा ऐसा कोई माथाकूट है नहीं। अब आगे देखना, ये जो होता है इनके अंदर, ये चीज मैं आपको समझा देता हूं, आपको उसमें ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है। इनके अंदर क्या होता है, जैसे पहला ये है, इससे पहला कक्षा, ये पहली वाली कक्षा, पहली कक्षा है,
कई कक्षा? पहली कक्षा। आप पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, पहली कक्षा है ये। इस पहली क्लास के अंदर आपको सर जी कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? नहीं, आपको इन कक्षाओं के अंदर एक निश्चित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़नी होती है। उस निश्चित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा आप उसके अंदर संख्या नहीं भर सकते। कैसे? एक सूत्र होता है जिसको कहा जाता है 2n²। सूत्र क्या है? 2n²। देखो नीचे लिख लेता हूं। परमाणु कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की मात्रा का पता लगाने के लिए मात्रा का पता लगाने के लिए या फिर मात्रा कह सकते हो, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता लगाने के लिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता लगाने के लिए n² का प्रयोग करते हैं, जिसमें n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरे जाएंगे वो है। n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम 8 संख्या हो सकती है। सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम 8 संख्या हो सकती है। 1 मिनट सब समझाऊंगा, दिमाग के अंदर क्यूरियोसिटी मत जाना, स्किप करके मत देखना। कक्षाओं को क्रमानुसार कक्षाएं क्रमानुसार बढ़ती है, कक्षाओं को क्रमानुसार भरा जाता। देखो, इसके लिए आपको कुछ विशेष प्रकार के परमाणु क्रमांक याद करने होते हैं। ये जो मैंने लैंग्वेज लिखा है, 3 पॉइंट लिखवाए हैं, ये बताते हैं कि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की मात्रा अपन भरते हैं किसी भी परमाणु के अंदर, वो कैसे भरते हैं और कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है। पहले कोष में इलेक्ट्रॉनों, उसके लिए एक सूत्र दिया अपन को 2n²। कोष नंबर पहले में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर अपन को कहा है कक्षा के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों, कक्षा के अंदर उपस्थित कक्षा की संख्या का n। माफ करना बेटा, एक बात रुको, कक्षा n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है, n है वो कक्षा की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं है बेटा, भूल से दिख गया, n है वो कक्षा की संख्या। ठीक है, मतलब देखो n है वो कक्षा की संख्या है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। 2n के स्थान में अपन किसको रखेंगे? कक्षा 1 है तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, तो 2 गुणा 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2। पहले कोष में के अंदर अपन अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक, ये है प्रथम कोष में, प्रथम कोष। ठीक, चलो मैं लास्ट है तो इस थोड़ा पूरा विस्तृत बता देता हूं। ओके, 1 मिनट।
ये लिख लिया ही होगा आपने, स्क्रीनशॉट लेने को कहा। चलो प्रथम कोश में सूत्र किस कौन सा उपयोग करेंगे, 2n²। प्रथम कोश के अंदर, प्रथम कोश में इलेक्ट्रॉनों की, मेरे जो साथी भाई ऐसे होंगे जिन्होंने 9th क्लास के अंदर अच्छे से इसको नहीं पढ़ा होगा तो वो ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, थोड़ी क्लास बड़ी होगी तो आप एडजस्ट कर लें, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो प्रथम कोश के अंदर कोश कौन सा, प्रथम, तो 2n² बराबर कोश है प्रथम, तो 2 × 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। पहले कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। द्वितीय कोश में, द्वितीय कोश में तो n बराबर कितने हो जाएंगे 2। 2 × 2⁴ बराबर 2 की पावर कितना होता है 4, तो 2⁴ बराबर 8, 4 × 8। दूसरे कोश के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तृतीय कोश में, तृतीय कोश में कोश नंबर 3 है तो n बराबर कितना हो जाएगा 3। 2 × 3⁴ = 2 × 9, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 9 × 2 = 18 हो जाएगा। 3 की पावर 9 होता है, 9 × 2 = 18, अधिकतम 18। बस इस तरीके से अपन रख के भर सकते हैं। कैसे भरेंगे देखो, जैसे परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक 1 कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास देखो, हाइड्रोजन जितना परमाणु क्रमांक नंबर होगा उतना ही उसके पास में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो परमाणु क्रमांक नंबर हाइड्रोजन का कितना है 1 है, ठीक है। आपको मैंने कल की क्लास में कहा था 30 तक परमाणु क्रमांक याद कर लो। तो 1 है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो प्रथम कोश के अंदर ये हो गया प्रथम कोश और ये हो गया नाभिक, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इसके पास में सेट हो गए, ठीक है। प्रथम कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, अधिकतम 2। हाइड्रोजन के पास में 1 के, इसने भर दिया 1। अब हाइड्रोजन की एक और चीज पढ़ते हैं इसके साथ में, संयोजकता। संयोजकता क्या होती है, उस कोश के अंदर अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, उसके पास में कितने। तो हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है और प्रथम कोश के अंदर अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो क्या करते हैं, हाइड्रोजन की संयोजकता या तो 1 करते हैं या -1 करते हैं। 1 इसलिए करते हैं उसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, और -1 करते हैं क्योंकि उसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है। -1 कभी कुछ नहीं, कभी कोई नहीं पूछता, 1 हमेशा पूछते हैं। इस तरीके से जैसे 2 नंबर पे आता है हीलियम, कौन आता है, हीलियम। हीलियम आता है, हीलियम के पास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हीलियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जैसे हो गया नाभिक और ये अपना हो गया कोश, ये इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, ये इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई 0, क्योंकि अष्टक पूरा हो गया। और इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती, 2। अष्टक पूरा करने के लिए किसी भी कक्ष के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है बाहरी कोश के अंदर, ठीक है। और इसके बाहरी कोश के अंदर मतलब अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन की मात्रा इसके पास में इतनी है, 2 इलेक्ट्रॉन की मात्रा है, इसलिए बेटा यहाँ पे अष्टक पूरा हो गया। दूसरे कोश के अंदर अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, अष्टक पूरा करने के लिए 2 चाहिए। तीसरे कोश के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पर अष्टक पूरा 8 इलेक्ट्रॉन से हो जाता है। अष्टक जिसको कहा जाता है 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की मात्रा की जरूरत पड़ती है वही उसकी क्या होती है, संयोजकता होती है, मतलब जितने जरूरत पड़ती है। जैसे देखो आपको मैं बताऊं, तीसरा ये इसकी संयोजकता होगी 0, ठीक है, ये संयोजकता। एक और मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ठीक है। जैसे तीसरा है परमाणु क्रमांक नंबर 3 का बताता हूं। देखो ये हो गया नाभिक, देखना है ध्यान से, ये हो गया नाभिक और ये इसका थोड़ा बड़ा हो गया ज्यादा, ये इसका प्रथम कोश, इसमें प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब क्या 2 को अगला कोश, अब अगले कोश के अंदर इसको अगला कोश चाहिए क्योंकि इसके पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। पहले कोश के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब उसका अगला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, अगले कोश के अंदर जाएगा, ठीक है। अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, 7 इलेक्ट्रॉन की इसको अष्टक पूरा करने के लिए जरूरत
पड़ती है। अब इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है वो किसी को दे देगा, और या फिर 7 इलेक्ट्रॉन को कहीं से लेगा। 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसको ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। ये लिथियम की बात कर रहा हूं मैं, लिथियम Li, परमाणु क्रमांक नंबर 3। लिथियम के अंदर या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा या फिर 1 इलेक्ट्रॉन किसी से त्यागेगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना इसके पास में मुश्किल होता है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान है, इसलिए वो दाता परमाणु बन जाता है। इसलिए इसकी संयोजकता कितनी है, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, संयोजकता +1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को दे देगा। विस्तृत अगर ये चीज आपको समझनी है तो मेरे टॉपिक पढ़ाए हैं परमाणु, उसके अंदर बढ़िया मतलब घोट के समझाया हुआ है, वहां जाना अच्छे से आपको समझ आ जाएगा इस तरीके से। और परमाणु क्रमांक की विधि पूरी पढ़नी है, ज्यादा नहीं है, एक 10 मिनट की क्लास है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3-4 क्लास है, 4-5 क्लास है, वो आप वहां जाना पढ़ना, ये सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। और वहां मैंने बढ़िया विस्तृत तरीके से बढ़िया नोट्स के साथ में, एकदम नोट्स मेकिंग पैटर्न के साथ में पढ़ाया है, ठीक है। आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैं मतलब ये कहना चाहता हूँ बड़ी अच्छी लगी होगी आपको, और इतना ही आपका अच्छा प्यार मेरे साथ में हमेशा रखना, ठीक है। और मैं बहुत अच्छी मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको और इससे अच्छा कैसे समझाऊं, कोशिश करूं, ठीक है। आप अगर अपना साथ प्यार और मेरे साथ में आशीर्वाद सदा अगर इस तरीके से बनाए रखेंगे तो मैं और मेहनत करूंगा और आपको बेहतर किस तरीके से दिया जाए ये चीज आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो देखते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।